नमस्कार, जय गुरु। मैं अमृता श्रीवास्तव। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 3 कच्चा चिट्ठा, जिसके लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास। सर्वप्रथम हम ब्रजमोहन व्यास जी के बारे में जानेंगे। ब्रजमोहन व्यास जी हिंदी साहित्य के जाने माने व्यक्ति हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। पंडित गंगानाथ झा, पंडित बालकृष्ण भट्ट से इन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद से ही प्राप्त की। पद प्रतिष्ठा या कार्य के बारे में हम जानें तो व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी भी रहे। सन 1944 से 1951 तक लीडर समाचार पत्र समूह के प्रबंधक रहे। 23 मार्च 1963 ईस्वी को इलाहाबाद में ही इनकी मृत्यु हो गई। व्यास जी के साहित्यिक विशेषताओं को यदि हम जानें तो इतिहास और पुरातत्व विषय में इनकी गहरी रुचि थी। व्यास जी अपने इस संग्रहकारी प्रवृत्ति और खोजबीन वृत्ति के कारण ही देश और समाज को इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय भेंट कर गए। भाषा शैली को हम अगर जानें तो व्यास जी अपनी रचनाओं में हमेशा रोचक तथ्यों का, सहजता का, संस्कृत भाषा का और मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है। व्यास जी की रचनाओं के माध्यम से उनका ऐतिहासिक और सामाजिक ज्ञान सहज ही प्रकट होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है। जानकी हरण का इन्होंने अनुवाद किया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इन्होंने जीवनी लिखी है और आत्मकथा के रूप में इन्होंने मेरा कच्चा चिट्ठा लिखा है। प्रस्तुत है पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ लेखक ब्रजमोहन व्यास जी की मेरा कच्चा चिट्ठा का ही एक अंश है, जो कि इनकी आत्मकथा भी है। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है। इस संग्रहालय के लिए इन्होंने बिना किसी विशेष खर्च के अपने परिश्रम एवं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सारी सामग्रियों को एकत्रित किया है। दिए गए पाठ में इस विवरण को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। पहला बिंदु हमारा है पसोवा की प्रसिद्धि। पसोवा जो कि एक जगह का, एक स्थान का नाम है। जैन धर्म को मानने वाले लोगों का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सन 1936 ईस्वी में लेखक कौशाम्बी गए थे। वहाँ से काम समाप्त कर पसोवा चले गए। पसोवा जो कि जैसा कहा मैंने एक प्रसिद्ध जैन धर्म को मानने वाले लोगों का तीर्थ स्थल है। प्राचीन काल में यहाँ पर हर वर्ष जैनों का एक मेला लगता था। कहा जाता है कि इसी के पास सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था, जिसमें भगवान बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड अर्थात नाखूनों के टुकड़े रखे गए थे, परंतु वर्तमान में अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा हमारा बिंदु है लेखक का खाली हाथ न लौटना। लेखक अपने संग्रहालय के लिए पुरातत्व महत्व की सामग्रियों की खोजबीन में हमेशा लगे रहते थे। उनका यह विश्वास था कि वह किसी भी स्थान में जाएंगे, जिस स्थान में भी जाएंगे, वहाँ से पुरातत्व संबंधी कुछ न कुछ वस्तुएं अवश्य लेकर आएंगे। पशुआ में भी उन्हें
काफ़ी अच्छी मिट्टी की मूर्तियाँ और सिक्के भी प्राप्त हुए। तीसरा हमारा बिंदु है चंद्रायन व्रत करती बिल्ली। जैसा कि हमने साहित्यिक विशेषता में देखा था कि वो मुहावरे का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर भी वो इसी बात को चरितार्थ करते हुए इस पंक्ति को कह रहे हैं कि यदि चंद्रायन व्रत करती बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बिल्ली को अपना कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है, अर्थात उसे चूहे को खाना ही पड़ता है। यहाँ लेखक जो है मनुष्य की लालसा की प्रवृत्ति को उजागर कर रहे हैं, बताने चाह रहे हैं कि जब लेखक कौशाम्बी से लौट रहे थे तो उन्हें राह में भगवान शिव की चतुर्मुखी मूर्ति दिखी और उन्होंने उस मूर्ति को अपने घोड़ा गाड़ी पर रख लिया, जो उन्हें काफ़ी आकर्षित भी कर रहे थे। अगला हमारा बिंदु है अपना सोना खोटा तो परखवैये का कौन दोष। कुछ समय पश्चात जब गांव वालों को मालूम पड़ा कि शिव जी की मूर्ति गांव से गायब है तो सभी का संदेह लेखक पर ही गया, क्योंकि उन्हें पता था कि लेखक को पुरानी सामग्रियों में काफ़ी दिलचस्पी है। वो अपने संग्रहालय के लिए इन सामग्रियों को ही खोजते रहते हैं और यह काम व्यास जी के द्वारा ही संभव है। अगला हमारा बिंदु है उद्देनयति दरिद्रम प मुद्राया झनत्कारम, अर्थात जो दूसरों के जो दरिद्र व्यक्ति रहते हैं उन्हें जो मुद्रा की झनकार है, दूसरों की मुद्रा की झनकार जल्द ही सुनाई दे देती है। जिस वर्ष व्यास जी को शिव जी की मूर्ति कौशाम्बी से मिली थी, ठीक उसके 1 साल बाद वह पुनः कौशाम्बी गए और वहाँ उन्हें खेत की मेड़ पर भगवान बुद्ध की 8 फुट लंबी एक सुंदर मूर्ति दिखाई दी, वह भी मथुरा के लाल पत्थर की। मथुरा का लाल पत्थर जो है मूर्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वह मूर्ति जो इन्हें दिखी लेखक को, वह बिना सिर के थी। जब लेखक ने उस मूर्ति को वहाँ से ले जाना चाहा तो उस खेत की जो मालकिन थी एक बूढ़ी औरत थी और उसने उन्हें रोक दिया। शायद उसे लेखक की जेब में पड़े सिक्कों की झनकार सुनाई दे रही थी और उस बूढ़ी औरत ने लेखक से 2 रुपए लेकर भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी उसे ले जाने की अनुमति दे दी। अगला हमारा बिंदु है ईमान ऐसी चीज मेरे पास है ही नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक बार एक फ्रांसीसी व्यक्ति व्यास जी के संग्रहालय को देखने के लिए आया, जिसे व्यास जी ने पुरातत्व वस्तुओं का जानकार समझा, परंतु वह इन वस्तुओं का बहुत बड़ा व्यापारी निकला। उसने व्यास जी के संग्रहालय की ही कीमत लगानी चाहिए, पर व्यास जी ने साफ शब्दों में मना कर दिया। व्यास जी ने उस व्यक्ति को हंसकर जवाब दिया कि ईमान जैसी कोई चीज़ मेरे पास है ही नहीं तो उसके डिगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और अगर होता भी तो इतना बड़ा जो मैंने संग्रह किया है वह बिना पैसा कौड़ी का हो ही नहीं सकता। अर्थात लेखक यहाँ बतलाना चाह रहे हैं कि उनके संग्रहालय में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, वो पुरातत्व की चीज़ें उन्होंने अपनी परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने खोज उपरांत के पश्चात ही पाया है। इस कारण से उन्हें पैसों की तो बिल्कुल ही चाह नहीं है। अगला हमारा बिंदु है भद्रमत शिलालेख। सन 1938 में भारत सरकार का पुरातत्व विभाग कौशाम्बी में श्री मजुमदार की देखरेख में खुदाई कर रहा था। उस समय श्री के.एन. दीक्षित डायरेक्टर जनरल थे, जो संयोगवश व्यास जी के परम मित्र भी थे। वहाँ की खुदाई में भद्रमथ का शिलालेख भी प्राप्त हुआ,
जिसे श्री मजुमदार, जिनकी देखरेख में खुदाई हो रही थी, वह अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु व्यास जी को मानने वाले लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया और धीरे धीरे यह बात श्री दीक्षित जी तक भी पहुंची। इन्होंने व्यास जी को एक कार्यालयी भाषा में एक पत्र लिखा जो कि व्यास जी को पसंद नहीं आया। इसका एक कारण था कि दोनों मित्र थे, दीक्षित जी और व्यास जी, तो उन्होंने एक मित्रता के नाते उनसे सवाल नहीं किया और एक जो कार्यालयी भाषा में पत्र लिखा, इस कारण से व्यास जी को अच्छा नहीं लगा। परंतु जैसा जवाब सवाल किया गया था वैसे ही जवाब व्यास जी ने भी किया। अंततः भद्रमत का शिलालेख व्यास जी के संग्रहालय में ही स्थापित हुआ। अगला हमारा बिंदु है मैसूर अधिवेशन। लेखक के संग्रहालय में अब तक काफ़ी मूर्तियां आ चुकी थी, परंतु अभी भी कुछ कमी लेखक को महसूस हो रही थी। वह थी तालपत्र और ताम्र मूर्तियों की। जब उन्हें मैसूर, जो कि दक्षिण भारत में है, वहाँ जाने का मौका मिला तो वहाँ भी वह पुरातत्व संबंधी विषय पर जांच पड़ताल शुरू कर दिए और सफल भी हुए। श्रीनिवास जी, जिनके बारे में वहाँ के लोगों से मालूम चला, जो हाई कोर्ट के वकील भी थे, उनके पास से उन्हें कांस्य और पीतल की मूर्तियों के साथ साथ सिक्के भी मिले। मैसूर से जब वापसी में रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा की तो वहाँ उन्हें तालपत्र भी प्राप्त हुए। इस तरह से उनका संग्रहालय, जो कुछ उन्हें अधूरा लग रहा था, वो संपूर्ण हुआ। अगला हमारा अंतिम जो बिंदु है, संग्रहालय के नए भवन का निर्माण। जैसा कि उपरोक्त हम लोगों ने देखा कि संग्रहालय के लिए अब सारी वस्तुएं एकत्रित हो गई थी, तो लेखक द्वारा संग्रहित सभी वस्तुएं अब नगर पालिका के संग्रहालय में समाहित नहीं हो रही थी, उसमें वो नहीं रख पा रहे थे। उस समय डॉक्टर पन्नालाल, जो कि सरकार के परामर्शदाता थे, उनकी सहायता से संग्रहालय के नए भवन का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जिसका शिलान्यास उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। अंत में अपनी आत्मकथा कच्चा चिट्ठा में अपनापन का भाव लिए उन सहयोगियों का सच्चा आभार व्यक्त किया है व्यास जी ने, जिन्होंने संग्रहालय के निर्माण में काफ़ी सहायता की है। उनके नाम हैं श्रीमान राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, जो कि तत्कालीन चेयरमैन थे, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू, देवनागोद नरेश जी, दीवान लाल भार्गवेंद्र सिंह जी, जगदेव जी, और एक नाम जो हमेशा स्मरणीय रहेगा, डॉक्टर सतीश चंद्र काला, जिन्हें व्यास जी ने भविष्य के संग्रहालय के अभिभावक के तौर पर नियुक्त किया, जो कि आने वाले समय में उनके संग्रहालय की देखरेख करेंगे। ये था हमारा पाठ कच्चा चिट्ठा। प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में। धन्यवाद।